आप सभी का स्वागत है। और अब ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान में मचे बवाल की। ईरान में बवाल की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, कई दिनों से देख रहे हैं। 28 दिसंबर से जारी प्रदर्शन हर बीतते वक्त के साथ, हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की कहानी दिखाएंगे, कैसे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की जंग अब विकराल रूप ले चुकी है। क्यों? क्योंकि रेजा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप की मदद से अमेरिका से ईरान लौटने को बेकरार हो रहे हैं। उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कब उनकी री एंट्री ईरान में होगी। तो अयातुल्लाह खामेनी 87 साल के होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस जंग, इस लड़ाई में ईरान का करीब करीब हर शहर धधक रहा है। आरोप है कि ईरान की जनता सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के इस्लामी शासन से त्रस्त हो चुकी है, तंग आ चुकी है और बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर आ गई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए, उन्हें रौंदने के लिए खामेनी बल प्रयोग भी कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवा रहे हैं। और इन सब के बीच दावा यह किया जा रहा है कि ईरान में भड़की हिंसा में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इस कार्रवाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की धमकी दे दी। ट्रंप ने दो टूक ये कह दिया है कि ईरान रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अमेरिका ने कहा है। खामेनी समर्थक और रेजा पहलवी समर्थकों का क्या क्या तर्क है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि दोनों ईरान में सड़कों पर हैं। तो देखिए, ये आपको दिखा देते हैं। दरअसल खामेनी समर्थक ईरान इस्लामिक रिपब्लिकन है। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। कानून शरीयत के अनुसार है, पश्चिमी आज़ादी लागू नहीं हो सकती है। खामेनी समर्थक क्या कहते हैं, रेजा पहलवी समर्थक क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है और यहाँ पर कानूनी शरीयत के अनुसार है, पश्चिमी आज़ादी यानी वेस्टर्न इंडिपेंडेंस लागू नहीं हो सकती है। रेजा पहलवी के समर्थक क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पर दमन, जबरदस्ती धर्म थोपना गलत है, तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये रेजा पहलवी के समर्थक यहाँ पर सड़कों पर हैं, तो वो ये कह रहे हैं। खामेनी के समर्थक सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है, यहाँ पर कानूनी शरीयत का जो राज है वो है। खामेनी के समर्थन दूसरा बड़ा पहलू क्या कह रहे हैं, वो हिजाब को दमन नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा यानी डिग्निटी और सामाजिक सुरक्षा माना जाता है, यानी हिजाब को लेकर उनका कोई विरोध नहीं है। दूसरा, रेजा पहलवी समर्थक क्या कह रहे हैं कि कपड़े, यात्रा, तलाक, विरासत, हर स्तर पर हर जगह महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तो ये जो बड़े डिफरेंस है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, तीसरा बड़ा मुद्दा, खामेनी समर्थक जो है वो सड़कों पर क्या कहते हुए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन को अमेरिका और यूरोप से हवा दी जा रही है, उनका सपोर्ट मिल रहा है और इसी दम पर खामेनी जो है वो उछल रहे हैं। दूसरा, रेजा पहलवी के समर्थक कह रहे हैं कि हिजाब विकल्प होना चाहिए, पसंद हो तो पहने, ना हो तो इस पर सजा क्यों हो, ये सजा नहीं होनी चाहिए। अगर हिजाब का मामला है तो हिजाब पहनना महिलाओं की खुद की चॉइस होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। खामेनी समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि सख्त नियम समाज में अनुशासन और नैतिकता बनाए रखते हैं। अगर नियम सख्त होंगे तो सामाजिक तौर पर ही अच्छा रहेगा। रेजा पहलवी के समर्थक कह रहे हैं कि मोरल पुलिस की हिंसा, सड़कों पर महिलाओं का अपमान, मौतें सिस्टम की क्रूरता है, इसमें कोई महानता नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब नागरिक जलाए जा रहे हैं, नागरिकों को मारा जा रहा है, नागरिकों को खदेड़ा जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो ये बड़े पहलू जो हमने आपको बताया कि खामेनी समर्थक और रेजा पहलवी के समर्थकों का क्या क्या तर्क है, और इन्हीं पहलुओं की, इन्हीं वैचारिक मतभेदों के कारण जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। ये देखिए, कानून में भेदभाव, महिला की गवाही, आधी विरासत में ये जो रेजा पहलवी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि कानून में भी भेदभाव होता है। दूसरा, खामेनी समर्थक जो है वो ये कह रहे हैं कि जो कानून है वो महिला पुरुष दोनों के लिए है, उसका उल्लंघन केवल महिलाओं का नहीं होता।
तो देखिए रेजा पहलवी का खामेनी को चैलेंज, ये देखिए खामेनी जनता के चुने नेता नहीं है, वो अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ईरान का राजा नहीं बनना चाहता, ईरानी जनता जनमत संग्रह से तय करे राजशाही चाहिए या गणतंत्र चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि जनमत संग्रह से तय करे कि राजशाही लोगों को चाहिए या फिर गणतंत्र चाहिए। ये उन्होंने कहा। जनता पर गोली चलाना गलत है, मैं ईरान लौट रहा हूं, ये उन्होंने बड़ी बात कही है, कोट कही है कि मैं ईरान लौट रहा हूं। खामेनी रोक सको तो रोक लो, ये खुली चेतावनी, ये खुला चैलेंज जो है वो रेजा पहलवी ने खामेनी को दे दिया है। लेकिन अब ये आप जान लीजिए जो सबसे बड़ी बात है कि कौन है रेजा पहलवी, जिसका जिक्र अब ईरान में हो रहा है और ईरान में वापस प्रवेश करने के लिए बेसब्री से आतुर नजर आ रहे हैं रेजा पहलवी। वो कैसे अमेरिका से ईरान में बगावत की आग भड़काए हुए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। रेजा पहलवी की फैमिली, उनका परिवार, ये देखिए, ये रहे रेजा साइरस पहलवी, अमेरिका में फिलहाल ये रहते हैं। इसके बगल में आप ये तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी की ये तस्वीर है। यानी रेजा पहलवी और उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी, तीन बच्चे हैं इनके। ये देखिए नूर पहलवी बेटी, जिनका जन्म 1993 में हुआ, 1993 में जन्मी। फिर दूसरी बेटी ईमान पहलवी, जिनका जन्म 1992 में हुआ, यानी ये सबसे बड़ी बेटी, उससे छोटी बेटी नूर पहलवी। फिर 2004 में जन्मी फराह पहलवी बेटी, जो सबसे छोटी है। यानी कि ये सबसे बड़ी बेटी ईमान पहलवी, उससे छोटी बेटी नूर पहलवी और सबसे छोटी बेटी फराह पहलवी, ये तीनों बेटी रेजा साइरस पहलवी की हैं, उनकी पत्नी यास्मीन पहलवी। हालांकि परिवार अपने आप को एक्टिविस्ट बताता है। ये देखिए नूर पहलवी सबसे बड़ी बेटी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उन्होंने। ये हम आपको पूरा इसीलिए बता रहे हैं कि उनका परिवार कहाँ रहता है, कौन कौन है, कौन क्या करता है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है नूर पहलवी ने, सोशल मीडिया और पब्लिक अपीयरेंस में सक्रिय है। खुद को पूरा परिवार एक्टिविस्ट बताता है। पूरा परिवार ये कहता है कि हम जो हैं वो वहाँ पर राजशाही नहीं, बल्कि हम वहाँ पर गणतंत्र लेकर आएंगे। ये देखिए पेरिस में यहूदी अमेरिकी उद्यमी ब्रैडली शर्मन से शादी की और इसी वजह से एक बड़ा विरोध है। नूर पहलवी की जो सबसे बड़ी बेटी है, उन्होंने अमेरिकी उद्यमी, यहूदी अमेरिकी उद्यमी से शादी की, इसीलिए जो वहाँ की जनता है वो नाराज रहती है। मानवाधिकार और सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई है ईमान पहलवी, ये जो दूसरी बेटी है जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखती हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं, अभी मौजूदगी अमेरिका में ही है। हालांकि इसके बाद आप देखिए कि जो तीसरी बेटी है आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड में रुचि रखती है, अमेरिका में पढ़ाई कर रही है, ये फराह पहलवी जो तीसरी बेटी है, यानी जो सबसे छोटी बेटी है, 2004 में जन्मी बेटी। तो ये पूरे परिवार का हमने आपको बायोडाटा दिखा दिया, कौन सी बेटी कहाँ रहती है, क्या करती है, किसने कौन सी पढ़ाई की है। लेकिन सबसे बड़ा दावा पूरे परिवार का कि वो एक एक्टिविस्ट है। हालांकि सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है और सामाजिक तौर पर भी काफ़ी सक्रिय है। ये देखिए, इसीलिए सबसे बड़ी जो लोगों के बीच में विरोध का विषय है बड़ी बेटी का कि उद्यमी, ये पेरिस में यहूदी अमेरिकी उद्यमी ब्रैडली शर्मन से शादी की और उसके बाद से विरोध भी शुरू हुआ यहाँ पर लोगों का। ये देखिए ईरान में महिलाओं पर क्या क्या प्रतिबंध है ये भी जान लीजिए। दरअसल ईरान में महिलाएं खुलकर खामेनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन क्यों कर रही हैं, क्यों नाराजगी है वो जान लीजिए। सार्वजनिक जगहों पर सिर ढकना और फिर ढीले कपड़े पहनना कानूनी रूप से जरूरी है खामेनी के राज में, खामेनी के ईरान में। ऐसा लगता है जैसे किसी बंधन से निकली हूं। देखिए जुर्माना, गिरफ्तारी, जेल और मोरल पुलिस हिरासत में रख सकती है। इसीलिए तो कपड़ों पर कड़ी निगरानी है। ईरान में महिलाओं पर क्या क्या प्रतिबंध है वो आपको दिखा रहे हैं। कपड़ों पर निगरानी है कि कोई टाइट कपड़े ना पहने, खुले बाल ना रखे, मेकअप ना करे या फैशन को भी ना माने, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। यात्रा पर भी रोक है, यात्रा पर भी पाबंदी है। अविवाहित महिलाओं को पिता से अनुमति लेनी होगी, जबकि विवाहित महिलाओं को पति की अनुमति जरूरी है।
यानी अनुमति लेनी होगी, इजाजत मिलती है तो ठीक है आप जाइए बाहर, और अगर मना कर दिया जाता है पति या फिर पिता की तरफ से तो फिर आप घर में रुकिए, आपका कोई काम नहीं है बाहर। ये जो पाबंदियां हैं, ये देखिए अब तलाक के अधिकार जो पुरुष और महिलाओं के बीच में है उनमें भी रोक है, उनमें भी सीमित अधिकार दिए हुए हैं। पुरुषों को तत्काल का ज्यादा अधिकार है कंपैरेटिवली महिलाओं के लिए अदालत में लंबी कानूनी लड़ाई है, यानी कि अगर महिला अपने पति से तलाक चाहती है तो उसे लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन पुरुषों के लिए तलाक लेना चुटकी भर का गेम है, चुटकी भर का खेल है। ज्यादा अधिकार जो वहां पर पुरुष हैं उनके लिए है। बच्चों की कस्टडी में भी देखिए यहाँ पर भेदभाव है, भेदभाव यही नहीं रुक रहा है, इसलिए तो महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की कस्टडी में भी भेदभाव है, गवाही की कीमत भी आधी है। अदालत में महिला की गवाही पुरुष के मुकाबले आधी मानी जाती है, यानी पूरे तर्क रखें तो भी महिला पीछे है। महिला को पुरुष की तुलना में आधा हिस्सा दिया जाता है, विरासत में असमानता है। तो ये पूरा जो प्रतिबंध है ईरान में वो महिलाओं के खिलाफ लगा हुआ है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर हम हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर शुभदा चौधरी जी, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभदा जी, सबसे पहला सवाल आप ही के साथ, क्योंकि हम खामेनेई के समर्थन में भी विरोध देख रहे हैं, समर्थन में भी लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं और उनके विरोध में भी लोगों का गुस्सा और वो आक्रोश देख रहे हैं। फिलहाल ईरान में जो स्थिति है रेजा पहलवी के इंटरफेरेंस के बाद वो और ज्यादा बदलती जा रही है। हालांकि उन्हीं की अपील थी कि आप आइए सड़कों पर प्रदर्शन कीजिए। देखिए मनीषा जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहली चीज तो जो आप बता रही थी कि विमेन का जो राइट्स है, महिलाओं का जो राइट्स है, तो रेजा शाह पहलवी के टाइम पे भी जो सीक्रेट पुलिस होती थी सबक, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्बन वुमेन को फ्रीडम दिया था। उनके टाइम पे सिर्फ एक ट्रेडिशनल वन पार्टी सिस्टम था, फेमिनिस्ट वॉइसेस को अलाउड नहीं था कुछ भी बोलने का। रूरल विमेन के साथ बहुत बदसलूकी की जाती थी, और खासकर अजेरी, कुर्द, बलूची, तुर्कमेन, उन औरतों के साथ इक्वल रोल नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि बाइनरी एकदम क्लियर कट है। खामेनी ऑब्वियसली नहीं है प्रो विमेन, वहां बहुत हिजाब है, लेकिन सवाक पुलिस का यूज करके जो औरतें हिजाब पहनती थी उनको भी गोली दिखा के हिजाब हटाना, ये रेजा शाह पहलवी करते थे, ये भी गलत है। दूसरी चीज है, रेजा शाह जो मैरीलैंड में रहते हैं उनका रिवेन्यू क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं? 1970 में उनके परिवार को उस समय 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का वेल्थ था। वो जनरेशनल इनकम पे रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ, कोई काम नहीं करते। तीसरी चीज है, जब मिडनाइट हैमर हुआ था, इजराइल ईरान का वॉर हुआ था, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था, जैसे सीरिया में अहमद अल शर्रा को ले आया गया है, तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि हम लोग ईरान को हटा देंगे, खामेनी रिजीम को हटा देंगे, और उसके बाद आपको वहां पे अहमद अल शर्रा की तरह इंटरिम प्रेसिडेंट बना देंगे। वो हो नहीं पाया। 2023 तक वो तैयार नहीं थे ईरान में जाने के लिए, लेकिन 2024 के बाद वो तैयार हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहना कि खामेनी कुर्सी से नहीं हट रहे, ये गलत है, क्योंकि 4 लोग एक्सपर्ट काउंसिल में, खामेनी की रिटायरमेंट एज आ गई है। आज अगर न्यूक्लियर फतवा है, मैं आईआरजीसी और खामेनी रिजीम को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन आज अगर न्यूक्लियर फतवा है तो वो खामेनी के कारण है कि ईरान न्यूक्लियर वॉर नहीं शुरू करेगा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं शुरू करेगा। इनके हैं मुज्तबा खामेनी, जो खामेनी के बेटे हैं। दूसरे हैं हशम हुसैनी, जो कौम के बहुत बड़े क्लेरिक हैं। फिर है मोहसेन अराकी, जो खामेनी ने खुद जिनको चूज किया है एज अ सक्सेसर। और चौथे हैं हसन खोमेनी, जो खोमेनी के पोते हैं। तो 4 लोगों का उम्मीदवारी चल रहा है। जहां तक बात रही कि यूएस इंटरफेयर करेगा कि नहीं, तो देखिए 400 केजी 60% इनरिच्ड यूरेनियम कहां पे है, ये अभी ईरान में किसी को नहीं पता है। मिडनाइट हैमर नहीं उसको कर पाया था खत्म। दूसरा चीज है, जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था तो इराक के ऊपर, इराक में जो यूएस बेसेस हैं उस पे ईरान ने हमला दिया था, काफी यूएस सोल्जर्स को क्षति पहुंची थी। उसके अलावा 50,000 से ज्यादा अमेरिकन जो हैं पर्शियन गल्फ में अभी हैं, बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सब कंट्रीज में हैं। उनके ऊपर भी ईरान हमला करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेनेजुएला में यूएस ने मदुरो के कैप्चर में जो
लॉन्ग रेंज अकूस्टिक सोनिक वेपन यूज किया था डेल्टा फोर्स ने, वो ईरान पे बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे वो जेनेसिस जो अमेरिकन कंपनी है उसको 7 मिलियन से ज्यादा का फायदा हुआ था। लेकिन बात यह है कि ये यूज कहां से करेंगे? गल्फ ऑफ ओमान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, या फिर बहरीन या कतर से यूज करेंगे। लेकिन ईरान के अभी कोई आईआरजीसी का कोई भी मेंबर डिफेक्ट नहीं किया है, पहला। दूसरा, जो हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा है। पहलवी का ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है, वो कोई यूनिफाइंग फिगर भी नहीं है, वो बहुत करप्ट थे। इसीलिए 1979 में रिलीजियस, सेकुलर, लेफ्टिस्ट, मिडिल क्लास विमेन खासकर आई थी और खोमेनी का हेल्प किया था। और खोमेनी को हेल्प करने में यूएस, फ्रांस, यूके सबका हाथ था, सिर्फ इराक का नहीं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं सिंपल से ये कहना चाहूंगी कि अभी हम जो देख रहे हैं वो कोई चाहता है कि हम, खामेनी जो है वो अमेरिका के दम पर उछल रहे हैं, है ना? एजेबी जी, जैनी साहब बताइए, ये अमेरिका पीछे से हवा भर रहा है, अमेरिका जैसे देश पीछे से हवा भर रहे हैं, और ईरान में ये जो स्थिति है वो आ गई है कि अब समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं, लेकिन जल रहा है पूरा ईरान, शहर दर शहर जल रहे हैं। उधर रेजा पहलवी जो है वो अपने प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं लंबे लंबे, पोस्ट कर रहे हैं लंबे लंबे कि आप इसी तरीके से प्रदर्शन कीजिए, थोड़ी दिन और कीजिए, मैं आने वाला हूं। थैंक यू मनीषा, आपने अपने शो में मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। अभी अभी डॉक्टर शुभदा ने बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं, चाहे वो रजा पहलवी के बारे में हो, चाहे वो खोमेनी के बारे में हो। लेकिन जो ये आप बात कह रहे हैं आप कि खाली के सिर्फ अमेरिका ने हवा मारी है इसलिए ये है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि जो ईरान की प्रॉब्लम्स हैं वो आज की नहीं है। 1979 से, जब से शाह का आउस्टर हुआ था और जब खोमेनी आए थे, तब से ईरान में जो है एक किस्म का नाम का डेमोक्रेटिक रूल है। नाम का, सिर्फ नाम कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, लेकिन उसमें जो है आईआरजीसी का जो इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका अत्याचार, लोगों के ऊपर गोली मार देना, किसी को भी बंद कर देना, जो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम होती है। खोमेनी की रिजीम जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रिजीम रही है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा रहा है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक अब नाखुश हो गई है। अभी अभी डॉक्टर शुभदा ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से औरतों के ऊपर अत्याचार, औरतों के ऊपर कंट्रोल, औरतों के ऊपर बंदिशें जो हैं, उसके वजह से पॉपुलैरिटी जो है खोमेनी की बहुत कम हो गई है। अब रही बात पहलवी की, पहलवी भी कोई इतने पॉपुलर लीडर नहीं है। पहली बात तो पहलवी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये सिर्फ इनकी एक ही तकमा है इनका पास कि ये शाह के लड़के हैं, और किस तरीके से ये पिछले विरासत में मिली हुई सियासत है, जी हाँ, काफी दशकों से मनीषा ये अमेरिका में है, इनको ग्रास रूट सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और हमको एक चीज देख रही है, डॉक्टर साहब मेरे से सहमत होंगे, कि ईरान में जो पॉपुलेशन का जो बांट है वो बहुत ही विचित्र किस्म का है। रूरल में ज्यादा है और अर्बन में कम है। जो रूरल में लोग हैं, गांव की तरफ लोग हैं, वो सुन्नी ओरिएंटेड है, इस्लाम कल्चर ओरिएंटेड है, और वो खोमेनी के सपोर्ट में है। लेकिन जो जेन जी है, आज का जो युवा पीढ़ी जो है वो शहरों में है, और वो कम तादाद में होने के बावजूद देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में और आसपास के देशों में किस तरीके से लिबरलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से लोग उन्नति कर रहे हैं, और हम ईरान में नहीं कर पा रहे, हम तेहरान में नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत एक वाजिब रोष है लोगों में, अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन का, गवर्नमेंट के अत्याचार का। और इसके ऊपर में मैं आपकी नजर लेके जाऊंगा जो 2022 में
2022 में आपको याद होगा कि एक हिजाब का केस हुआ था जिसमें कि के कस्टोडियल डेथ हो गई थी, और कस्टोडियल डेथ के ऊपर में काफी बलवे हो गए थे ईरान में। ये बात अलग है कि उस समय वहां पर रूरल का सपोर्ट नहीं था, जो गांव की तरफ के लोग थे उसका सपोर्ट उस बलवे में नहीं था, क्योंकि वो सब खोमेनी के सपोर्टर थे। लेकिन आज आप देखें कि पूरे ईरान में जो है हलचल मची हुई है। पूरे ईरान में आप देखें कि 56% जो है 6 महीने में जो है वो डिप्रिसिएशन हो गया है रियाल का। 72% जो है खाने पीने की चीजों का इन्फ्लेशन हो गया है। 6 गुना हो गया है रोजमर्रा की चीजों का, और यहां तक कि पानी तक के लिए उनकी प्रॉब्लम हो रही है। क्या अभी भी रेजा पहलवी के चांसेस हैं क्या कि वो प्रवेश कर जाएं ईरान में? हालांकि सियासत में उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस या सक्रियता नहीं नजर आई, लेकिन क्या ये मौका परस्त रेजा पहलवी के लिए एक मौका है कि वो ईरान में जनता को अपने पाले में करें या अपने पक्ष में कर पाए? मैं आऊंगी साहब आपके पास, लेकिन छोटा सा रिएक्शन इसी पर मैं शुभदा जी से लेना चाहती हूँ। शुभदा जी, देखिए, अगर वो आते हैं तो उनकी सेफ्टी की गारंटी मैरीलैंड में जितना वो सेफ है उतना वो ईरान में नहीं रहेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी, जैसे कि सर ने बोला, महसा अमीनी का जो 2022 में कस्टोडियल डेथ हुआ था, उसका नाम एक्चुअली में, क्योंकि वो कुर्दिश थी, 22 साल की कुर्दिश युवती थी, उसका नाम जीना अमीनी था, तो मैं उसको जीना अमीनी बोलूंगी, क्योंकि ईरान, टर्की, इराक, सीरिया में आप कुर्दिश नाम नहीं रख सकते हैं अपना ऑफिशियल नाम की तरह। तीसरी बात है 50% इन्फ्लेशन जो जिस तरीके से बढ़ा, 1 रियाल आज के दिन $1 1,40,000 रियाल अगर है तो वो किस कारण है? क्योंकि इतने सालों से अमेरिका ने लगातार सैंक्शंस, यूरोप ने लगातार सैंक्शंस लगा के रखे हैं ईरान पे। सैंक्शन कभी भी किसी रजीम को क्षति नहीं पहुंचाती है, लोगों को क्षति पहुंचाती है। ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो तेहरान के बाजार से शुरू हुआ था, छोटे छोटे मर्चेंट्स लोगों ने शुरू किया था, फोन की कंपनी जो बेचते हैं, फोन्स बेचते हैं, सिम कार्ड बेचते हैं, उन्होंने शुरू किया था। आज वो कोम में भी है जहां पे बहुत ज्यादा शिया का रिलीजियस स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन एक चीज अंतर होता है सुन्नी क्लर्जी में और शिया क्लर्जी में। शिया क्लर्जी जो ईरान में है, जिसको विलायत फकीह बोलते हैं, यानी गार्जियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट, ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईआरजीसी के साथ 2-3 तरीके की और मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, हम सिर्फ आईआरजीसी को जानते हैं, लेकिन इसके साथ बसीज मिलिशिया होती है। उसके बाद रेगुलर कंस्क्रिप्शन में जो ईरानियंस होते हैं, अर्तेश, वो आर्मी होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा कट्टर, सबसे ज्यादा डरावनी होती है इमाम अली यूनिट, स्पेशल फोर्सेस, जो किसी पे भी कभी भी गोली मार सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम मोसाद भी इन्वॉल्व है ईरान में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोसाद ईरान में इन्वॉल्व है, ईरानियंस भी इजराइल में इन्वॉल्व है। इजराइल में भी डेथ हुआ है हरेदी ज्यूज का, वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो बात बस ये है कि फायदा किसका होगा? फायदा वेनेजुएला में जब अटैक हुआ था मनीषा जी, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था हंटिंगटन इमेजेस का, L3 हैरिस का, लॉकहीड मार्टिन का, नॉर्थरप ग्रम्मन का और जेनेसिस का। ये 5 फेमस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका काम है मौत बेचना। फायदा सिर्फ इन्हीं का होगा ना। और अगर ट्रंप को इतनी दिक्कत है कि हाँ प्रोटेस्टर्स पे गोली नहीं चलानी चाहिए, तो मैं पूछना चाहूंगी कि अमेरिका में क्यों 37-year-old निकोल गुड को मिनियापोलिस में आइस ने मारा? कोल्ड ब्लडेड मौत क्यों हुई उसकी, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। वो दूसरे कंट्री के लोगों को बोलते हैं कि हाँ उनको तरीका है कि हाँ वो प्रोटेस्ट करें, उनको मिलना चाहिए किसी तरीके का प्रोटेक्शन। और अमेरिका में क्या हो रहा है? लेकिन बात वही है ना मैम, बात वही है ना कि अमेरिका की बात करेगा कौन, अमेरिका के ऊपर सवाल करेगा कौन? एक छोटा सा रिएक्शन मैं जैनी साहब आपसे लेना चाहती हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन सर। बात कर रहे थे, पहलवी तो आना चाह रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बहुत सही बताया, शुभदा जी ने, वो आएंगे और आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो सही बोला है उन्होंने कि उनकी भी लाइफ की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर इलेक्शन होता है और वहां पर अगर कोशिश करते हैं कि भाई इलेक्शन करके पहलवी बन जाएंगे, तो जो इनका इलेक्शन काउंसिल है इराक का,
सॉरी ईरान का, ये डेमोक्रेसी को खाली एक नाम मात्र का डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है, और ये नॉमिनीज भी उन्हीं को करते हैं जो कि खोमेनी के आदमी हैं। हाँ। इसीलिए आपने सर, देखा मुझे होगा माफी कि के साथ बाइकॉट। आपको सर रोकना पड़ेगा सर, मेरे पास समय का अभाव है, वरना मैं पूरी बात आपकी सुनती भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि रेजा पहलवी